इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सपेरिमेंट बॉय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल, यूपी की आबादी करीब 22 करोड़ है, जो कि ब्राजील जैसे मुल्क के बराबर है। वहीं अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो कतर जैसे मुल्क के बराबर इकोनॉमी हमारी है, जो कि करीब 24 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं। कैसे सामना करेंगे आप इन चुनौतियों का? देखिए, कोई भी चुनौती जो होती है उसमें एक अवसर भी छिपा होता है, और जब अवसर छिपा होता है तो उसकी तलाश करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, और योगी जी की सरकार का भी और योगी जी का भी मानना ये है कि ये जो 22 करोड़ है ये खुद में एक बड़ी मार्केट है। अब इस मार्केट के अंदर हमें बहुत चीजें चाहिए और इसी के अंदर से ही निकालना है। कहीं मैं बात करूं कि हमें मैन फोर्स चाहिए और स्किल चाहिए, तो स्किल इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसको कहीं मैं स्किल्ड कर दूं तो यहां से कितनी जगह वो काम पे जा सकता है। और आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में पलायन बहुत होता है, हमें पलायन रोकना है। तो हमने ये निर्णय किया है कि स्किल करते हुए उन लोगों के लिए यहाँ पे हम अवसर ढूंढें और अवसर पैदा करें। अब उस दिशा में हम लोग अनेक काम कर रहे हैं। कहीं हमें पर्यटन की दृष्टि से देखना है तो यहाँ पे बहुत एकदम जीरो है। पहले उत्तराखंड था, उत्तराखंड में सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे हम लोग उस तरफ दिशा में काम कर रहे हैं। जहां तक कि हम लोगों का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स या इंडस्ट्रीज की पॉलिसी होनी चाहिए, तो जितने भी आपके इंडस्ट्रियल यहाँ पे एक्सप्रेसवेज बने या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो भारत सरकार का है, उसके अगल बगल हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ला रहे हैं। पॉलिसी के अंदर मैं बहुत चीजें, मैं इतना ही कहूंगा, रेड टेपिज्म नहीं, रेड कारपेट देने जा रहे हैं कि आइए आप निवेश करिए, आपका हम स्वागत करते हैं, आपको जो कठिनाई है वो खत्म करेंगे, वो सिंगल विंडो लेकर आएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं जो है ये भ्रष्टाचार से जुड़ा रहा, लेकिन और भ्रष्टाचार करने के लिए इमारतें खड़ी करते रहे डॉक्टर की कमी थी, मगर मैं उसको फिर से अवसर ले जा रहा हूं। अब नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हम वहां पे लोगों को डॉक्टर्स पहुंचा सकते हैं, उपकरण लेकर आ सकते हैं, वहां पे क्या हम लोग पीपीपी मॉडल चला सकते हैं। तो हर चीजों के ऊपर पहलू पे हम लोग चिंतन भी कर रहे हैं और निर्णय भी करते जा रहे हैं। स्वास्थ्य जैसा महकमा आपको दिया गया, एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है। बात करें अगर स्वास्थ्य पे तो करीब 452 रुपए पर व्यक्ति स्वास्थ्य पे उत्तर प्रदेश खर्च करता है। स्वास्थ्य मामलों में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, और अगर बजट की यही बात करते हैं तो दूसरे राज्यों के मुकाबले आप 70% बजट कम खर्च कर रहे हैं। कम बजट में कैसे बेहतर करेंगे सुविधाएं? मैंने आपसे कहा ना अभी कि एक तो है कि एक बजट है, बजट जो होता है वो कोई मेरा नहीं अपना होता है या मंत्रालय का नहीं होता है, वो राज्य का होता है। राज्य की कठिनाइयां ये होती हैं कि आपके पास एक बजट है, बजट वो होएगा जो टैक्स से आपने कलेक्ट किया। वहां पे उत्तर प्रदेश सबसे पीछे खड़ा रहा क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज बंद होती गई। आपने कोई और भी कोई गतिविधि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इकोनॉमिक गतिविधियां नहीं कुछ करी आपने, तो आपका जो राजस्व वो घटता गया है। अब इसमें समय लगेगा इसको बढ़ाने में, लेकिन बहुत चीजें हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से ठीक हो सकती हैं, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और पीपीपी एक मॉडल है, दूसरे और भी हैं। केंद्र सरकार बहुत अच्छी हम लोग को मदद दे रही है। मैंने एक समूह हमारा बना हुआ है जो कि नीति आयोग के साथ है, जिसका मैं भी मंत्री हूं, जिसमें 3 नीति आयोग के 3 हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में से हैं। वो हम लोग गति भी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से नीति आयोग हैंड होल्ड करते हुए आगे ले जाएगा और हमें दिशा भी देगा, और फिर हम लोगों को जो मदद भी चाहिए केंद्र से, वहां पे फोकस होके हमें वो मदद भी मिलेगी। ये एक अच्छा प्रयोग है जो कि मोदी जी अपने फेडरल स्ट्रक्चर को जो कहते हैं उसको मजबूत करने की तरफ है। माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। आपने वादा भी किया है अपने जो घोषणा पत्र है उसमें कि अगले 5 सालों में आप उत्तर प्रदेश को कुपोषण से फ्री कर देंगे। क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से उसके लिए प्लान? देखिए, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक तो भ्रष्टाचार रोक दो, जो चीजें जो मिड डे मील है उस पर आप नियंत्रण कर दो। पहले मैं तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, करने को तो बहुत कुछ चीजें होती हैं, तो उसके अंदर आप इन चीजों को लेके जाएंगे। फिर जागरूकता अभियान होता है, जो आपके कुपोषण की जो चीजें होती है उसका ठीक से सर्वे होना चाहिए।
अभी तक हम लोग ने देखा है कि जहां पे जिस चीज की आवश्यकता है वहां पे एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हर उत्तर प्रदेश के हर कोने में एक ही चीज दी जाएगी। मिड डे मील या कोई भी दवा होती है, उन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो काफी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, नीति आयोग इसमें बहुत कुछ काम कर चुका है। उन्होंने भी हमें अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि क्या क्या चीजें करनी है, और उस दिशा में हम लोग रोड मैप बना चुके हैं। वो रोड मैप एक तरीके से मुख्यमंत्री जी को अगले हफ्ते पेश भी हो जाएगा, और उसके बाद जो जो मंत्रालय है या विभाग है उनके साथ बैठते हुए उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उसमें ये न्यूट्रिशन वाला जो कुपोषण वाला है वो विशेष रूप से बहुत ही हाईलाइटेड है, जिसपे हम लोग काम करने जा रहे हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की अगर बात करें तो नेशनल हेल्थ का जो सर्वे अभी आया है उसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में यूपी नंबर 2 पे है और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में नंबर 1 पे है। कैसे लड़ेंगे? अभी भी आजादी के इतने के मेरे को समझ, अभी ये जितने आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये सबको सब अखिलेश यादव से पूछने चाहिए थे ये क्यों ऐसा है और उसको कैसे करेंगे। अब उन लोगों ने तो कर दिया जो बर्बाद करना था, उसका हास्य भी उनको मिल चुका है, रिजल्ट भी दे चुके हैं। मैंने जैसे आपको फिर कहा, ये जितने भी आपके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में बहुत नीचे हैं, मतलब नेगेटिव में है। अब उसके लिए मेरे को मतलब कोई फायदा है नहीं उसमें बहुत चर्चा करने को, उसको हमें ठीक करना ही करना है। अब करने के लिए, उसके लिए मैंने आपसे कहा, इन सब चीजों को मैं फिर गिनवा देता हूं, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे फैमिली वेलफेयर रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो पेयजल हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो सिंचाई इरिगेशन साइड हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। ये सब चीजों के ऊपर बहुत साल से, 1.5 साल से नीति आयोग काम कर चुकी है, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब थे उनको पेश भी कर रहे थे कि आप आइए, हम इसके ऊपर आपके साथ काम करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने कोई फर्क नहीं किया कि इस समय राज्य सरकार किसकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना रहा है कि उत्तर प्रदेश जो कि छठा कहीं कंट्री मानी जाए तो वो विश्व में छठी कंट्री है, तो उसके आबादी के आधार पर उसको पीछे रह गई तो देश पीछे रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी उस तरफ आग्रह करते रहे। अब ये जितने भी मैंने आपको गिनवाए हैं 7-8, उसके ऊपर नीति आयोग ने एक दिन पूरा करके मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन दिया। 17-18 लोग आए थे केंद्र से। अब उसकी एक कमेटी बन के उस पर हम लोग ने इंप्लीमेंटेशन के लिए मुख्यमंत्री जी को अगले हफ्ते हम लोग उम्मीद करने दे देंगे, और उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे। जो जितने आपके ये है सोशल इंडिकेटर जहां हम लोग पीछे रहे हैं, वो धीमे धीमे करते हुए हम उस दिशा में जब काम करेंगे तो उसमें डेवलपमेंट आएगा। हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है, जैसा कि आपने भी कहा कि डॉक्टरों की मेरे पास कमी है। लगभग 84% स्पेशलिस्ट है जो कार्डर आपके पास कमी है। डॉक्टर हैं तो वो दूर दराज इलाकों में जाना नहीं चाहते हैं। स्टाफ नर्सेज लगभग आपके पास 50% से ज्यादा कम है। और अगर पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका की यूएस की बात करते हैं, तो पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारे यहाँ एकदम निल है। तो किस तरीके से इस कमी को हम पूरा करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या। आपने देखा था पिछले हफ्ते हमने एज ग्रुप बढ़ा दी। जिस दिन मैंने 60 से 62 किया, मेरे पास 1000 डॉक्टर आ गए। शायद क्योंकि डॉक्टर की कमी यही एक वजह थी। वही का खाली कमी नहीं है, हमारा लोक सेवा आयोग का जो चयन बोर्ड है वो उसमें कमियां बहुत हैं। वो भी एक बड़ा भारी मुलायम सिंह के परिवार या उनके निकट लोगों का एक अड्डा बना रहा, उसके ऊपर एक अलग कार्रवाई है। उसको छोड़ते हुए हम लोग कुछ और मॉडल अपना रहे हैं, जैसे वॉक इन इंटरव्यूज हैं, ये है वो है, तो उसको कर रहे हैं। कुछ हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो स्पेशलिस्ट है उनको हम लोग ज्यादा लेने का प्रयास कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ जो हमारे और भी डॉक्टर्स हैं जो आयुष के हैं, जैसे बीएमएस होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, उनके साथ भी कुछ चीज बातचीत हो रही है। तो इस तरह करते करते काफी कमियां दूर करेंगे। फिर हम उसकी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, जिसको हम लोग टेलीमेडिसिन कहते हैं, कि आप दूर दराज में बैठे हुए भी आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से उसका उपचार कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को मिलाते हुए मुझे लगता है आने वाले 7-8 महीने के अंदर बहुत अच्छी दृष्टि आपको एक तस्वीर दिखेगी स्वास्थ्य सेवाओं की। चलिए, जैसे कि अभी हमने कुपोषण की बात की थी, एक दूसरा बहुत बड़ा समस्या है जो कि नेशनल लेवल से है, वो है इम्यूनाइजेशन। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की अगर बात करें तो सर्वेस अकॉर्डिंग यूपी का हर दूसरा बच्चा इस शेड्यूल को पूरा नहीं करता है, जो आगे चल के एक बहुत बड़ी समस्या है।
बार बार ये मुद्दा भी उठा है, लेकिन आने चाहे पिछली सरकार हो जिसमें बीजेपी की सरकार भी रही हो, लेकिन वो देखिए नीतियां बहुत बनती है, नियत नहीं होती। वहां जब खोट होता है तो चीजें होती नहीं है। हम लोगों का जापानीज एन्सेफेलाइटिस का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी 25 मई को मैंने लॉन्च किया, जो 11 जून तक की चल रहा है, और उसके अंदर हमने 90 लाख बच्चों को इम्यूनाइजेशन का करा, क्योंकि उसका जो स्ट्राइक रेट था और उससे काफी लोग मरते हैं पूरे साल में और बच्चे मरते हैं, उसको हम लोगों ने पिछले साल जो टारगेट था, वो स्ट्राइक रेट था, वो 55 के आसपास था। आज मुझे खुशी हो रही है कि ये प्रश्न आपने पूछा, मेरे ट्विटर पे भी चले जाएंगे, आज मैंने उसके आंकड़े जाहिर करे हैं। तो हमने अब पिछले 8-9 दिन के अंदर लगभग 50 लाख बच्चों के ऊपर हमने इम्यूनाइजेशन कर चुके हैं। अब ये स्ट्राइक रेट इसलिए क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है, हम काम करने में लगे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो जहां इंद्रधनुष जो टीकाकरण का केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है, उसके अंदर हम लोग अच्छा रिजल्ट देंगे आने वाले 1 साल के अंदर। चलिए, 25 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की आपने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है, और हर 6 ब्लॉक पर एक एम्स जैसा हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में। बजट की कमी है, कैसे पूरा करेंगे? वो तो केंद्र के है, केंद्र हर राज्य को ही मदद दे रही है, चाहे 6 एम्स हो, चाहे 25 सुपर स्पेशलिटी हो, केंद्र दे रही है, तो उसमें हमें कोई कठिनाई नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे, ऐसे भी गोरखपुर तो उसमें चिन्हित हो ही चुका है, उस जिसमें कर रहे हैं। कुछ नोएडा का है, उसको भी मैं देख रहा हूं कि जो नोएडा के अंदर या ग्रेटर नोएडा के अंदर जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, कहीं एम्स ठीक समझे इतना बड़ा है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से भी बड़ा है, उसको देख ले तो उसको भी हम दे सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इन दिशा में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पैसे की दिक्कत है। पैसे की मैं फिर बोलूंगा, उत्तर प्रदेश कहीं कानून व्यवस्था के साथ साथ सरकार एक सुशासन का रुख अपना रहा है और कड़ाई से काम दे रहा, संदेश दे रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं है। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी जनसंख्या जिसके पास हो वहां इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यापारी नहीं आएगा, क्योंकि वो मार्केट यहीं पे पाएगा और वो मार्केट कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो 22 करोड़ की मार्केट जहां हो वहां इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगा। बिल्कुल, 22 करोड़ की मार्केट की आप बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम आपसे बाद में पूछेंगे, उससे पहले हम एजुकेशन पे आते हैं, जो बहुत दूसरी बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। शिक्षा का जो स्तर है काफी कम है यूपी में, और जो बच्चों की अनुपस्थिति एक बहुत बड़ा रीजन है। और कहते हैं कि प्राइमरी जो लेवल पे एडमिशन लेते हैं उसमें यूपी नंबर 1 रहता है, लेकिन क्लास 6 तक आते आते बच्चे वहां से निकल जाते हैं। तो कैसे रोकेंगे इस चीज को? देखिए, इसका जो कारण है, 2-3 कारण है। जो प्रोग्राम्स जो चलते आए हैं और उसकी फिर मॉनिटरिंग होती है, और ये एक उसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं ब्लॉक लेवल्स पे, ग्राम पंचायत पे, ग्राम प्रधान होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, इन लोगों के ऊपर भी उनको इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है और जाके नीचे समझाना पड़ता है कि भाई इससे आपको लाभ मिलेगा, आप जाइए। मगर होता क्या है, वो बच्चे एक स्टेज पे आके छोड़ देते हैं, तो कोई उनके पास वापस जाता नहीं है। तो ये आग्रह के साथ है। फिर पाठ्यक्रम जो होता है उसको ठीक करना पड़ता है, टीचर्स जो होते हैं वो भी ठीक करने पड़ते हैं। साथ ही साथ बच्चों का जो भविष्य है उसको भी आपको सुनिश्चित करना पड़ता है कि भाई आप कुछ पढ़ के जाओगे तो यहाँ पे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो सब चीजें देखते हुए जो घर वाले होते हैं वो भी दुखी होते हैं, बोलते हैं जब नौकरी मिलेगी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही कानून व्यवस्था जो चला आ रहा था इतने दिन से और भ्रष्टाचार चला आ रहा था, इसी माहौल में रहना है तो इसको कुछ भी कर लेने दो। तो इस दिशा में ये चलता रहा। तो ये एक मानसिक जो एक दबाव रहा है, या मानसिक मैं कहूंगा कि एक सोच रही है, उसका भी ये कारण है कि जो लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो उन पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इस दिशा में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। चलिए, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से। बहुत ही बेबाकी से वो हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। अरे भैया